अच्छा, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का, जो कि लास्ट है। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म या हम इन्हें कैरियोलेफ भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, और प्लाज्मा का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस की प्लाज्मा। न्यूक्लियस की प्लाज्मा, जैसे सेल की साइड प्लाज्मा होती है, सेल का प्लाज्मिड मैटर होता है, फ्लूइड जेली लाइक मैटर होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड क्या होती है? जेली लाइक मैटर होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इनसाइड फिल्ड है एक किस्म की प्रोटीन रिच सब्सटेंस से, जेली लाइक मटेरियल से, नेटवर्क टाइप मटेरियल से। उस नेटवर्क टाइप मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उस नेटवर्क टाइप मटेरियल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या कैरियोलेफ कहते हैं। कैरियोन की भी बेसिकली माना है न्यूक्लियस। कैरियोन की भी माना क्या है? न्यूक्लियस। और लेंफ का मतलब है फ्लूइड। ठीक है, यानी न्यूक्लियस की फ्लूइड या न्यूक्लियस की लिक्विड। तो ये जो न्यूक्लियस की लिक्विड है, ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन रिच सब्सटेंस है। क्या है? प्रोटीन से रिच सब्सटेंस है, और प्रोटीन के साथ साथ इन्हें इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। These protein rich substances are called as a न्यूक्लियोलैम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलैम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगी? प्रोटीन रिच सब्सटेंस होंगी, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, इस टाइप की नेटवर्क प्रेजेंट होगी। ये जो है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियोलस हो गया। उसके अलावा जो भी ये नेटवर्क प्रेजेंट है इसके अंदर, उस सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस सारे पार्ट को हम नाम देते हैं किसका? उस सारे पार्ट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का या कैरियोलेफ का। इस मेम्ब्रेन और इस जो न्यूक्लियोलस के अलावा सारा जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलेफ कहलाएगा। और ये कंसिस्ट करते हैं फाइन न्यूमेरस स्ट्रैंड्स आर थ्रेड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। इनके अंदर आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? एक किस्म के धागे नजर आ रहे हैं आपको, एक किस्म के थ्रीड्स नजर आ रहे हैं, एक किस्म के स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, जो कि कंडेंस्ड हैं। क्या है? कंडेंस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं या थ्रीड हैं, जो कि नेटवर्क के फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क का मतलब क्या है? क्रोमोसोम की नेटवर्क। बेसिकली क्या होता है कि ये क्रोमोसोम ही है, लेकिन ये क्रोमोसोम्स क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो इसी वजह से हम इन्हें क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, पैक्ड होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे या न्यूक्लियर रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या है? एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड है, फ्यूज्ड है, इसी वजह से हम इन्हें क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस, रेटिकुलम बेसिकली लैटिन वर्ड है, इसका भी मतलब क्या है? नेटवर्क। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब भी नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क या रेटिकुलम आपको दिख रहा है, ये बेसिकली किसका बना है? डीएनए और प्रोटीन। मैंने कंपोजिशन के अंदर बताया था कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए हो गए। तो बेसिकली ये और कोई भी चीज नहीं होती, इसके अंदर एक तो फ्लूइड होती है। अब इनके दो पार्ट बना ले, इनके अंदर एक तो फ्लूइड पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा? नेटवर्क टाइप पार्ट होगा, जिन्हें हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं या क्रोमोसोम्स की कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं या न्यूक्लियर रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स ही हैं, जो डीएनए और प्रोटीन है ये मिलकर क्रोमोसोम ही बनाते हैं। ठीक है, अब आप क्रोमोसोम की कंपोजिशन देखेंगे तो आपको 40% उसको क्या मिलेगा? आपको डीएनए मिलेगा, और 60% आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। किसकी फॉर्मेशन के अंदर? प्रोटीन की क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो ये नेटवर्क क्या कहलाएगी? क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाएगी। ठीक है, अब इस क्रोमेटिन नेटवर्क को जैसे ही आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर क्या होते हैं? हमारे डीएनए होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, जीन के अंदर कोड होते हैं। ठीक है, तो जीन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो डीएनए के होते हैं या डीएनए का पार्ट बनते हैं, और डीएनए खुद किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर, वो नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस सेल के अंदर, और सेल हमारे अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? ट्रेस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? ठीक है, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क हो गई। अब हमारा जो मेन फोकस है कि क्रोमोसोम्स क्या चीज है, क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं। तो जर्नली जब सेल डिवाइड नहीं करता है, नॉन डिवाइडिंग जब सेल होते हैं नॉर्मली, तो उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स किसी भी सेल के अंदर है वो कांस्टेंट नंबर होगा। तो वो क्रोमोसोम्स क्या वेरी करते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज।
क्रोमोसोम्स कंडेंस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। जब भी सेल खुद को डिवाइड करने की कोशिश करता है या डिवीजन के टाइम क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो कि कंडेंस्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक किस्म के 3D शेप के अंदर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली इन 3D से, इन नेटवर्क से ही क्या बनेगा, एक किस्म का क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बनेगा, जिनकी हम जर्नल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम्स की क्या है, जर्नल स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली यही क्रोमोसोम्स है जो कि कंडेंस और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं या न्यूक्लियर रेटिकुलम बनाते हैं। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जहाँ डिवीजन का टाइम आता है, तो ये नेटवर्क कन्वर्ट हो जाती है इस थ्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, क्रोमोसोम्स बन जाती है। अब इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे, और इस फ्यूज्ड स्टेट को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ अपीयर सेल डिवीजन के दौरान होते हैं। सेल डिवीजन जब नहीं कर रहा तो नॉर्मली आपको क्रोमोसोम्स एक सिंगल थ्रेड नहीं नजर आएगा, वो नेटवर्क टाइप के अंदर नजर आएगा। अगर आपको क्रोमोसोम्स को ही ऑब्जर्व करना है तो तब ऑब्जर्व करें जब सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स हो गए। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर डीएनए होंगे। क्या होंगे, डीएनए होंगे। ठीक है, अब डीएनए, ये जो क्रोमोसोम्स बेसिकली बना है दो चीजों से, एक तो डीएनए है, प्लस में क्या होगा, प्रोटीन होगा। डीएनए प्लस में प्रोटीन होगा, जो जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हिस्टोन प्रोटीन वाला पार्ट। ठीक है, अब डीएनए के अंदर क्या होंगे, डीएनए जैसे कि हम इनमें से एक डीएनए को निकालते हैं, क्या करते हैं, एक डीएनए को निकालते हैं। ठीक है, अब डीएनए के का कोई भी पीस लो, डीएनए का कोई भी पीस लो जिनके अंदर जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, उस डीएनए के पीस को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। और जीन के अंदर आपके क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन के कोड होते हैं। अब ये प्रोटीन की फॉर्मेशन के कोड, यानी जेनेटिक कोड या जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जीन के अंदर। और जीन किसका पार्ट है, या जीन प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, डीएनए प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है आपकी क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर, क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस सेल के अंदर, और सेल आपके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपकी ट्रेस है किसकी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ और किस जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमोसोम। अब हमें बेसिकली इस क्रोमोसोम के पार्ट को देखना है, और क्रोमोसोम्स की जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, उस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो न्यूक्लियस के जो तकरीबन फंक्शन है वो तो समझ में आ ही गए होंगे कि न्यूक्लियस के कौन से फंक्शन है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको यानी क्या करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करना, क्योंकि कोड इनके पास है तो प्रोटीन यही बनाएंगे, हेल्प यही करेंगे। प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करना, सेल की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करना। तो बेसिकली ये 3-4 काम क्या हैं, किसके हैं, न्यूक्लियस के हैं। तो न्यूक्लियस के फंक्शन भी आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो अब हमारा जो है छोटा सा डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके कुछ पार्ट और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे स्ट्रक्चर के बुनियाद पे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, कि क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको पता है कि ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, या क्रोमेटिन नेटवर्क की शेप में या न्यूक्लियर रेटिकुलम की शेप में। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स बेसिकली जो है वो उस लफ्ज़ की माना समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्रोमो है, इस क्रोमो की माना है कलर। क्रोमो की माना क्या है, क्रोमो की माना है कलर। क्रोमो की माना है कलर। और सोम्स लफ्ज निकला है सोमा से, और सोमा की माना बनती है बॉडीज। सोमा की माना बनती है बॉडीज, यानी अब क्रोमोसोम्स की माना क्या है, कलरफुल बॉडीज। सोमा की माना क्या बन रही है, कलरफुल बॉडीज। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो डिस्कवर किया था वो हमारे पास नाम आता है वॉल्टर फ्लेमिंग का, जिन्हें हम डब्ल्यू फ्लेमिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम्स को 1879 के अंदर। 1879 के अंदर क्रोमोसोम्स को वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और नेम्ड दिया था एज अ क्रोमोसोम्स, क्योंकि उसको नजर आए थे एक किस्म के, जब सेल डिवाइड कर रहा था तो एक किस्म के उनको कलरफुल जो है ना, 3D नजर आए थे, कलरफुल धागे नजर आए थे। आपको अब पता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो जर्नल सेल के अंदर ऐसे 3D नजर नहीं आते, वो जर्नल फॉर्म के अंदर एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने की सूरत में वो
अकेले नजर नहीं आते, थ्रीड नजर नहीं आते। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है सेल डिवीजन के दौरान, तब वो थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो तब जब सेल डिवीजन कर रहा था तब इन्होंने ऑब्जर्व किया था एक किस्म की जो है ना दागे नजर आए, एक किस्म के थ्रीड नजर आए। तो उन थ्रीड को इन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम्स का या कलरफुल बॉडीज का नाम दिया, ठीक है। और कलरफुल बॉडीज को बाद में क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया। तो वर्ड की मीनिंग क्या बनी, क्रोमोसोम्स क्या है, कलर्ड बॉडीज हैं, कलर्ड थ्रीड्स है, ठीक है। सो अच्छा, अब मीनिंग का आपको पता चल गया कि ये क्या है, कलर्ड बॉडीज है। क्या है ये, क्या है, कलर्ड बॉडीज है, कलर्ड बॉडीज है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन्स दीज आर द थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन्स। ये क्या है, एक किस्म के धागे नमा स्ट्रक्चर हैं, धागे नमा फाइबर्स हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्या होते हैं, जाहिर होते हैं, अपीयर होते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और बने किस चीज़ के होते हैं, दो चीज़ के, प्रोटीन के और डीएनए के बने होते हैं। जो जिसके अंदर प्रोटीन 60% होता है और डीएनए 40% होता है, ठीक है। सो दीज आर दी थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन्स एंड दीज आर द कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई कि ये क्या है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ही क्या होते हैं, जाहिर होते हैं, ठीक है। अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके अलावा हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कंपोजिशन तो आपको पता है कि प्रोटीन और डीएनए का बना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि इनके दो डिस्टिंक्ट पार्ट नजर आएंगे आपको, एक ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट, और दूसरा ये जो बीच वाला एरिया है। अब इस जो सेंट्रल एरिया है, इस सेंट्रल एरिया को हम नाम देते हैं किसका, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ये बीच वाला पार्ट कहलाता है सेंट्रोमियर, ठीक है। उसके अलावा ये जो आर्म साइड वाले जो हिस्से हैं दोनों, इनको नाम दिया जाता है आर्म्स का। किसका नाम दिया जाता है, आर्म्स का। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे आर्म्स को, कि सेंट्रोमियर से लेके टर्मिनल पॉइंट तक का जो भी फासला है, सेंट्रोमियर से लेके टर्मिनल पॉइंट तक का जो भी फासला है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम आर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्म बन गई क्रोमोसोम्स की, ये दूसरी आर्म बन गई, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्म्स है और एक ये आर्म है, ठीक है। तो दो आर्म्स बन गई इसकी, क्रोमोसोम्स की जनरली दो ही होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर से लेकर टर्मिनल पॉइंट तक का जो फासला है, जो क्रोमोसोम्स की लेंथ है, उस लेंथ को क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, ठीक है। लेंथ फ्रॉम सेंट्रोमियर टू टर्मिनल पॉइंट, आर्म्स क्या है, लेंथ है, लेंथ फ्रॉम, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम सेंट्रोमियर टू टर्मिनल पॉइंट, सेंट्रोमियर टू टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या है, एंड पॉइंट। ये वाली जो एंड पॉइंट है ना, तो सेंट्रोमियर से लेकर एंड पॉइंट वाले मुफासले को या लेंथ को हम क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। और ये जो दोनों आर्म जिस चीज से कनेक्टेड होती हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स का वो पार्ट जो कि आर्म्स को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या, व्हिच कनेक्ट दी टू आर्म्स, व्हिच कनेक्ट टू आर्म्स, जो कि दो आर्म्स को क्या करता है, टू आर्म्स, जो कि दो आर्म्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। अच्छा, सेंट्रोमियर के अंदर एक किस्म की प्रोटीन आपको नजर आ रही है ब्लू कलर के अंदर, ये प्रोटीन क्या है, ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट a central protein, that central protein is known as kinetochore protein, kinetochore protein कहा जाता है। ये जो बीच में दिख रहा है kinetochore protein, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क्रोमोसोम्स की जर्नल स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर ये भी है, और इसके अंदर एक दूसरा टर्म आता है क्रोमेटिड्स। अगर आप इस चीज को ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो ये दो पार्ट बन गए, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। अगर आप क्रोमोसोम्स को लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड कर रहे हैं, यानी अलोंग दी लेंथ डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड कर रहे हैं, अब ये चीज है ना मार्कर,
अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, तो बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है, समझे, ये क्रोमोसोम से अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो एक आर्म ये बन जाएगी, एक आर्म ये बन जाएगी, ठीक है, तो इसको हम आर्म कहेंगे। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम्स को पूरी लेंथ के अंदर कट करेंगे, बीच से कट करेंगे, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनली कट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो पार्ट बड़े बन जाएंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इस हिसाब से इन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड्स। तो हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर कितनी क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। और किसके जरिए जुड़ी होती हैं, वो जुड़ी होती हैं इस काइनेटोकोर प्रोटीन और सेंट्रोमियर के जरिए, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट को आप क्रोमेटिड का नाम देंगे, किसका नाम देंगे, क्रोमेटिड्स का नाम देंगे, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम्स के अंदर एटलीस्ट 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं, 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। और हर एक क्रोमोसोम्स, एवरी क्रोमोसोम्स हैज 1 डीएनए। हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर कितने डीएनए होते हैं, एक डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर एक क्रोमेटिड के अंदर कितना डीएनए होते हैं, एक डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप क्रोमोसोम्स को लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करेंगे तो इनकी 2 पार्ट बनेंगे, जिनको हम क्रोमेटिड्स कहेंगे। 2 क्रोमेटिड्स होंगे हर क्रोमोसोम्स के अंदर, और एवरी क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये एक किस्म की कॉइलिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। और डीएनए का मॉलिक्यूल प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, वाइंड होगा, एक किस्म का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वो जो प्रोटीन बीच में होंगे 8 मॉलिक्यूल प्रोटीन के, वो हिस्टोन प्रोटीन के होंगे। किसके होंगे, हिस्टोन प्रोटीन के। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्रोटीन हैं जो कि डीएनए या क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो 2 किस्म के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि इस एरिया के अंदर होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है काइनेटोकोर प्रोटीन, जो कि सेंट्रोमियर के अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे ही होगी, ठीक है। अगर इसको भी मजीद ओपन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर डीएनए बनेगी। और ये डीएनए क्या करेंगे, कॉइलिंग करते हैं एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर। जो प्रोटीन के अंदर, इनके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, वो 8 मॉलिक्यूल होते हैं। किसके, वो 8 मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो एक किस्म का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स 2 चीजें बनाती है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की कॉइलिंग, ठीक है। तो 2 किस्म के प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, कौन से, हिस्टोन प्रोटीन और काइनेटोकोर प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, वो न्यूक्लियोसोम का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और काइनेटोकोर प्रोटीन सेंट्रोमियर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये आपको जहन के अंदर रखनी है, ये एमसीक्यूज के अंदर ज्यादातर आती है, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स की। अब हर स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो वेरिएट करती है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स कम होते हैं, किसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर क्या करता है, वेरी करता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के टाइप अगर फंक्शन के बुनियाद पे देखें तो 2 ही टाइप बनते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दूसरे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के बुनियाद पे देखेंगे तो 4 टाइप बनेंगे, एक मेटासेंट्रिक, और दूसरा क्या बनेगा, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। टाइप्स क्रोमोसोम्स के लिख रहे हैं, लेकिन वो किसके बुनियाद पे हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेस के 4 टाइप बनते हैं। एक मेटासेंट्रिक उस क्रोमोसोम्स को कहेंगे जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर हो वो क्या हो, बीच के अंदर हो, क्या हो, वो क्या हो, सेंट्रल पॉइंट के अंदर हो। अब इसके अंदर सेंट्रोमियर आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा क्रोमोसोम्स जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर हो वो सेंटर के अंदर बिल्कुल मिड पॉइंट पे प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहेंगे। या ऐसा क्रोमोसोम्स जिनकी जो आर्म्स है वो इक्वल हो, तो हम उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहेंगे। दूसरा हमारे पास टाइप है सब मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक ऐसे क्रोमोसोम्स को कहेंगे जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल पॉइंट के करीब होगा, लेकिन मिडिल पॉइंट के ऊपर नहीं होगा, ये यहाँ पे है। अब मिडिल पॉइंट जो बनती है वो इस एरिया में बनती है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्या है, मिडिल पॉइंट के करीब है, क्या है, मिडिल पॉइंट के करीब है, लेकिन मिडिल पॉइंट के ऊपर नहीं है, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक कहेंगे।
या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा क्रोमोसोम्स जिनकी आर्म्स क्या हो, अनइक्वल आर्म्स हो, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम क्या कहेंगे, थर्ड पार्ट जो है क्रोमोसोम्स का या थर्ड टाइप है वो है एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक को हम सब टेलोसेंट्रिक भी कहते हैं, सब टेलोसेंट्रिक, इसे हम क्या कहते हैं, सब टेलोसेंट्रिक। टेलो का मतलब है टेल, टर्मिनल पॉइंट। ऐसा क्रोमोसोम्स जिनके अंदर जो क्रोमोसोम हो वो टेल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट के करीब हो, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट के करीब हो, ये क्रोमोसोम्स हो गया। ये सेंट्रोमियर हो गया। ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट के करीब है सेंट्रोमियर। तो इस किस्म के क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक या सबटेलोसेंट्रिक, ठीक है। यहाँ आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा क्रोमोसोम्स जिनकी एक जो आर्म हो बहुत ही लंबी हो और एक जो आर्म हो बहुत छोटी हो, ठीक है, तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक या सबटेलोसेंट्रिक कहेंगे। लास्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, ऐसा क्रोमोसोम्स जिनका जो सेंट्रोमियर हो वो बिल्कुल मिड लास्ट पॉइंट में प्रेजेंट हो, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट में प्रेजेंट हो, तो उस किस्म के क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, टेलोसेंट्रिक कहेंगे, टेलोसेंट्रिक, ठीक है, जिनके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल टेल के अंदर प्रेजेंट होता है। या ऐसा क्रोमोसोम जिनके अंदर सिर्फ एक आर्म प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक कहलाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स थी वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बुनियाद पे थी या क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बुनियाद पे थी। अगर फंक्शन के बुनियाद पे हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेंगे तो दो टाइप बनेंगे, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो वो है किसके बुनियाद पे, फंक्शन के बुनियाद पे, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के बुनियाद पे, स्ट्रक्चर के बुनियाद पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है क्रोमोसोम्स के बारे में। अब आपको पता लग गया होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, या न्यूक्लियस के अंदर किस एरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अरेंज होता है। और एक सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ कि ये सीक्वेंस क्या है, एक बार लास्ट। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि डिसाइड करती है कि आप किस तरीके से कैसे बनेंगे, आपका जो स्किन कलर क्या होगा, आपका हेयर कलर क्या होगा, या आपके अंदर कौन सी फीचर होंगे, आप टाल होंगे या ड्राफ होंगे, ठीक है। तो ये फीचर सारी होती हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के तहत बनती हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है कोड्स पे, जेनेटिक कोड्स पे, ठीक है, जो कि बेसिस के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर जो बेस होते हैं उन बेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के अंदर प्रेजेंट होगी, जेनेटिक कोड आपके जीन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। जीन्स जो है वो डीएनए का पार्ट है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जीन्स जो फंक्शनल यूनिट है किसका, डीएनए का। तो जीन्स बेसिकली फंक्शनल यूनिट डीएनए का, तो जीन्स प्रेजेंट होंगे डीएनए के अंदर। और ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है किसके अंदर, इस तरीके से हम डीएनए प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम्स के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि हर एक क्रोमेटिन के अंदर एक डीएनए होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस किसके अंदर, सेल के अंदर, और सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है पूरी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ ये एक किस्म की ट्रेस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, बेसिकली कहाँ होती है, ठीक है। ये तो सारा न्यूक्लियस क्या करता है, स्टोर करता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज बॉडीज हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वारीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं या आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे डाउट, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने कोई लेक्चर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर देख सकते हैं। और उसके अलावा आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।